हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, भूटान देश को कहा जाता है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स। और भूटान देश में घूमते हुए मुझे लगभग 5 से 6 दिन हो चुके थे। इन 5 से 6 दिनों में मैं थिम्पू और थिम्पू के आसपास की सभी जगह जो है वो कवर कर चुका था। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं भूटान देश की सबसे फेमस जगह टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री, जो कि पारो में है, उस जगह को विजिट करूं। तो बस मैंने अपनी जो टिकट है वो भूटान के थिम्पू बस स्टैंड से बुक करी और उसके बाद मैं पारो पहुंच गया। और पारो से मैंने अपनी टैक्सी बुक करी और उसके बाद मेरा सफर शुरू हुआ टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये सफर कैसा रहा। तो दोस्तों, रास्ते की शुरुआत में ही मुझे बर्फ वाले पहाड़ दिखना शुरू हो चुके थे। तो उनको देखकर मेरी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई और रास्ता बहुत ज्यादा सुंदर था। और रास्ते में काफी जगह बोर्ड्स लगे हुए थे, जैसे कि ताक्सतांग बुटीक रिजॉर्ट एंड स्पा। तो मुझे पता चला कि इस इलाके में काफी ज्यादा बुटीक हैं, काफी ज्यादा रिजॉर्ट हैं और अगर आप चाहें तो इन रिजॉर्ट में आके रिलैक्स भी कर सकते हैं। काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं ये, पर हाँ, रिलैक्सिंग भी उतने ही होते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि ये हैं भूटान के ट्रेडिशनल घर, पत्थरों से बने हुए, दरवाजे लकड़ी के। तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था इन सब चीजों को देखना। आगे आप देखिए, ये जो लकड़ी का शेड है, इसमें जानवर वगैरह रखने के लिए स्पेशल जगह है। और इलाका जो है वो एक बहुत डिफरेंट वाइब प्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे आप एक और चीज़ पे गौर करिए कि जो सामने गाड़ी खड़ी हुई है उसने पार्किंग लाइट ऑन करी है। भले ही सड़क पे कोई गाड़ी नहीं है, पर रूल्स का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। और अब आप सामने देखिए, ये जो बड़ा सा पहाड़ है, इसी में है आपकी पारो टाक्सतांग मोनेस्ट्री। और देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं ये, कितने हरे भरे पहाड़ हैं ये। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये नज़ारा था और देख के एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। आप देखेंगे कि रोड के आसपास जो घर हैं काफ़ी वेल बिल्ट हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल हैं। और जैसे जैसे मैं पारो ताक्सतांग मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ता जा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और रास्ते के आसपास मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी कि लकड़ी के ही आपके सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लकड़ी की रेलिंग आपको दिखाई देगी और आपको इस रास्ते पे चलते हुए लोकल लोग भी दिख जाएंगे, अपने दिनचर्या में लगे हुए, अपना डेली काम करते हुए। और अब आप सामने देखिए तो इस तरीके के होते हैं भूटान के ट्रेडिशनल घर। देखिए कितना मतलब एक सुंदर तरीके से घर बनाया गया है। मुझे तो देख के बहुत 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 अच्छा लग रहा था। और रास्ते पे चलते हुए पारो टाक्सतांग मोनेस्ट्री भी नज़रों के बिल्कुल सामने थी और भूटान के जो ट्रेडिशनल घर हैं ये भी मुझे दिखते हुए जा रहे थे। प्रेयर फ्लैग्स जो हैं वो भी दिखते हुए जा रहे थे। और अभी आप ये देखिए, अब आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये गधे हैं, राइट? और मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर बाद में मुझे ड्राइवर से पूछने पर पता चला कि ये गधे नहीं हैं, ये घोड़े हैं। और देखिए इन घोड़ों की खूबसूरती, देखिए कितने सुंदर बाल, फर जो है बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम। तो बिल्कुल मैंने इतने सुंदर घोड़े तो सच में अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। तो रास्ते में इन सुंदर घोड़ों को देखने के बाद हम आगे बढ़ चले अपने आगे के सफ़र की ओर। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे, जो नीचे वाला इलाका था उसमें आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा घर मौजूद थे, पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे ये बड़े बड़े जो पेड़ थे ये रास्ते के साथ चलना शुरू हो चुके थे। और ये जो पेड़ थे काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे, काफ़ी हरे थे। अब आप भूटान में ये चीज़ देखिए कि जो बैरियर हैं वो भी लकड़ी के ही बने हुए हैं। तो भूटान देश के बारे में मैं एक चीज़ आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भूटान देश में आपको आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत कम मिलेंगी। अगर आपको बेंच भी कहीं पे मिलेगा तो वो आपको मिलेगा या तो पत्थर का मिलेगा या तो लकड़ी का मिलेगा। भूटान के लोगों का जो जुड़ाव है वो प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा है। अब आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ दिखना शुरू हो चुकी होंगी। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी टूरिस्ट पारो टाक्सतांग मोनेस्ट्री आते हैं वो ये जो गाड़ियाँ होती हैं ये उनको मेन स्पॉट पे उतार देती हैं। उसके बाद पार्किंग ना होने के कारण ये गाड़ियाँ जो हैं ये नीचे चली आती हैं और नीचे यहाँ पे इनको पार्क कर दिया जाता है। तो बसेस, गाड़ियाँ, जिस भी ट्रांसपोर्ट को आप सोच लीजिए, सारा ट्रांसपोर्ट पारो टाक्सतांग मोनेस्ट्री की तरफ आता है। और ये जो पारो टाक्सतांग मोनेस्ट्री का रास्ता है, जैसे जैसे हम नीचे की सभ्यता को छोड़ते हुए जा रहे थे, ऊपर ये पेड़ जो थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। और इन पेड़ों के साथ बढ़ रही थी एक बहुत ही खुश मिजाज ठंडक,
बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था ऊपर आके, और बहुत 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 ज़्यादा पीसफुल लग रहा था, क्योंकि आसपास का शोर जो था बिल्कुल एकदम एनवायरनमेंट का शोर था। कुछ भी आपको ऐसा मतलब लग नहीं रहा था, बहुत पीसफुल एक अंदर से लग रहा था। और अब आप धीरे 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 जैसे हम आगे जाते बढ़े, मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है क्या यही पारो टाक्सटांग मोनेस्ट्री का है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको एक बिल्कुल वहाँ पे एक सफ़ेद रंग का डॉट दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो सफ़ेद रंग का डॉट है, ये जो आप बिल्कुल मेरे हाथ के इस पे देख रहे हैं, तो ये जो सफ़ेद रंग का डॉट है यही है आपकी पारो टाक्सटांग मोनेस्ट्री। और देखिए कितने बड़े पहाड़ पे ये स्थित है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने पारो टाक्सटांग मोनेस्ट्री के लिए टिकट ले ली है और इसका प्राइस है 1000 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। और वो जो आप देख रहे हैं, हाँ मेरे पीछे, वो इसका एंट्रेंस है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू पारो टाक्सटांग मोनेस्ट्री, और ये है उसका एंट्रेंस गेट। तो दोस्तों, एंट्रेंस गेट की अगर बात करें तो ये लकड़ी का बना हुआ था, काफ़ी सुंदर था। और अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि काफ़ी सारे ट्रैकर जो शायद ऊपर जाने वाले हैं वो यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे जाने से पहले। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भूटान में कुदरत के करिश्मे बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ ये है पानी से चलने वाली जो प्रेइंग बेल है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, टाइगर्स नेस्ट का जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा इजी ट्रैक है, काफ़ी बढ़िया पाथ जो है वो बनाई गई है। तो इस ट्रैक पे खोने की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रास्ता इस टाइगर्स नेस्ट के ट्रैक का। तो देखिए कि वेल डेवलप्ड रास्ता है। रास्ते में आपको प्रेयर फ्लैग भी दिख जाएंगे, पर सबसे अच्छी बात यह है कि खूबसूरती देखिए आप जगह की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, राइट। और आपको रास्ते में जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको प्रेइंग बेल तो मिल ही जाएगी। तो देखिए लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा कि प्रेइंग बेल है, और ये देखिए ये प्रेइंग बेल आपको दिख रही होगी। और बिल्कुल आप पीछे देखेंगे, है ना, तो टाइगर्स नेस्ट बिल्कुल आपके नज़रों के सामने ही रहेगा। और देखिए ये है प्रेइंग बेल, और इसके जस्ट पीछे आपको नज़ारा मिलेगा टाइगर्स नेस्ट का। तो बहुत ही खूबसूरत था ये सब कुछ देखना। तो ट्रैक के दौरान आपको पारो शहर जो है वो हमेशा दिखता रहेगा, पारो की वैल्यू आपको दिखती रहेगी। और लगभग 2.5 घंटे के बाद मैं टाइगर्स नेस्ट के पास पहुंच चुका था। तो आपका स्वागत है पारो टाक्सटांग मोनेस्ट्री में। तो पारो टाक्सटांग मोनेस्ट्री जो थी वो एक कुदरत का सचमुच में 8वां अजूबा थी। आप देखिए किस तरीके से एक बड़ी सी चट्टान पे पूरे के पूरे आपके इस मोनेस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया गया है। बहुत बहुत सुंदर। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोनेस्ट्री से आपको पूरे के पूरे पारो शहर का नज़ारा भी मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मोनेस्ट्री को जाते समय एक ऐसा ब्रिज आएगा जिसके लेफ्ट साइड पे आपको ये बहुत खूबसूरत केव दिखाई देगी। तो बस इसी केव की तलाश में मैं आगे बढ़ा। तो अभी हम एंटर करने वाले हैं केव के अंदर, और यहाँ पे पानी बह रहा है पाँव के पास से। तो चलिए आपको थोड़ा सा आसपास का नज़ारा दिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है ताकि उससे पानी जो है वो नीचे जा सके। और सीढ़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल पत्थर की बनी हुई हैं, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन टेक्निक सिंपल रखी गई है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक अलग अनुभव आएगा। और ये बिल्कुल साइड में देखिए आप, है ना, एक छोटा सा वाटरफॉल है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं यही है पारो टाक्सटांग का मेन रूट, और यही वो ब्रिज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहेंगे तो ये जो चट्टानें हैं काफ़ी थोड़ी सी स्लिपरी रहती हैं, और आप सामने देखिए आपको स्वयं भगवान के दर्शन हो चुके हैं। तो ये है आसपास का नज़ारा। वैसे तो पारो टाक्सटांग के लिए आपकी फ़ीस लगती है, पर इस मंदिर के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं लगती है। तो आप श्रद्धापूर्वक यहाँ आ सकते हैं और अपना शीश नवा सकते हैं। तो ये है पारो टाक्सटांग मोनेस्ट्री का बिल्कुल क्लोज से लिया गया शॉट।
तो दोस्तों पारो टाक्सांग मोनेस्ट्री के बारे में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मोनेस्ट्री जो है अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब आप मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, तो एक पीसफुल माहौल रहता है। अब देखिए पीसफुल शब्द जो है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि अंदर जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे, और जो माहौल मुझे टेंगो और चारी मोनेस्ट्री में मिला था जो कि थिम्पू में स्थित थी, वहाँ पे कोई नहीं था, तो बिल्कुल पीसफुल सचमुच में माहौल था। यहाँ पे पीस तो था पर अंदर टूरिस्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो पीसफुल माहौल जो था वो उतना था नहीं। तो लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अंदर से जो मोनेस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि समय आपका ठहर सा गया है। तो बस इन मोनेस्ट्रीज़ को देखने के बाद हम बाहर आ गए, और उसके बाद मैं जो था आपका वापस जाने लगा, और मुझे लगभग 2 घंटे लगे वापस उतरने में, और उसके बाद मुझे लगभग 1 घंटा लगा वापस पारो सिटी पहुंचने में, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आधा घंटा पैदल चला। ठीक है, मैं अपना आराम से थोड़ा सा इन्वायरमेंट को सोक इन करते हुए चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। फिर उसके बाद मुझे कैब वाला मिल गया, उस कैब में जो है मैं पारो सिटी की तरफ गया, और उसके बाद मैंने पारो सिटी में जाके वहाँ पे पूछा कि सबसे फेमस कैफ़े कौन सा है। तो मुझे कैफ़े के बारे में पता चला कि वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं, फॉरेनर्स जाते हैं, काफ़ी पीसफुल कैफ़े है। तो बस उस कैफ़े में मैं गया, और अब आपको मैं दिखाता हूँ उस कैफ़े की कुछ फ़ोटोज़। तो कैफ़े जो था वो अंदर से काफ़ी सुंदर था, और इस कैफ़े में मैं लोकल रिकमेंडेशन के बाद ही गया था, पर मुझे अंदर लोकल लोगों से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट्स दिखाई दिए, और जब मैंने रेट्स देखे खाने के तो वो भी मुझे ज़्यादा दिखाई दिए। तो बस मैंने बेसिक सा नाश्ता किया और कॉफ़ी पी, और उसके बाद मैं चला आया अपने होम स्टे की तरफ जो था एमाज़ होम स्टे। और अब आप जिस होम स्टे को देख रहे हैं, जिस ब्यूटीफुल होम स्टे को आप देख रहे हैं, ये है एमाज़ होम स्टे। Hi, I am in Emma's homestay. Just beautiful. This is the gallery, and I'll show you the room in a little while. हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मुझे अभी टाइम मिला है, और मैं हूँ एमाज़ होम स्टे में, जो कि है पारो से अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 किलोमीटर्स दूर। मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ इस जगह के बारे में। मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो स्टोन्स आप देख रहे हैं, ये जो स्टोन्स आपने देखे अभी, इसके नीचे एक चिमनी है। ओके, और ये जो चिमनी है बाहर जा रही है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि मैं गेस्ट हूँ, तो इसमें उन्होंने लकड़ियाँ डाल के रखी हैं, और ये जो स्टोन्स हैं ये गर्म हो चुके हैं, तो ये प्रॉबेबली पानी में डाल देंगे, ठीक है, और वो पानी गर्म हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं हॉट स्टोन बाथ, ठीक है। और मैं आपको अपने कमरे का हाल दिखा देता हूँ। तो अभी मैं कमरे में एंटर कर रहा हूँ। ये है मेरे कमरा। तो देखिए बहुत ही नाइसली बेड है, और ये जैकेट है मेरी, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा गलत तरीके से रख दिया है, शो भी कर रही है। तो देखिए ये बेड है, वाओ ब्यूटीफुल राइट। और डस्टबिन है, मिरर है, और फ्रूट पंच है, गर्म पानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर है हीटर भी दे रखा है, छोटा सा हीटर, और साथ में दे रखा है मुझे 2 कप्स, लैंटर्न और गर्म पानी की, सॉरी ठंडे पानी की बोतल। बहुत ही ट्रेडिशनल होम है। अगर आप देखें तो एक ब्रूटनी साइन लगा हुआ है यहाँ पर। लाइट्स जो हैं ये LED लाइट्स हैं, मतलब आपको दिखेगा नहीं इस समय। और अगर मैं आपको डोर से बाहर दिखाना चाहूँ तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अंधेरा हो गया है और इसमें मुझे मेरी ही शक्ल दिखाई दे रही है। ओके, तो ये था मेरे कमरे का रिव्यू। एक और मिरर लगा हुआ है वहाँ पर, बहुत ट्रेडिशनल है, मतलब लकड़ी का सा बना हुआ है। थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगा मुझे स्टे तो मैं कल आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। थैंक यू। तो मैं एमाज़ होम स्टे में ठहरा था। एमाज़ होम स्टे जो है वो पारो सिटी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है।
तो मैंने फिर से कैब करी, क्योंकि वहाँ पे अब देखिए सिस्टम पारो में ऐसा है कि आप अगर चाहें तो लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे बस वगैरह नहीं चलती है। तो बिल्कुल ये हिमाचल जैसा हिसाब है। हिमाचल की कुछ जगह पे जहाँ पे बस रेगुलरली नहीं चलती है वहाँ पे कैब्स बहुत ज़्यादा चलती हैं और कैब्स में सवारियों को बिठा के ले जाया जाता है। तो बस वहाँ पे जो एक लोकल कैब थी मैं उसमें बैठा, उसमें सवारियाँ भी थी, बाकी सवारियाँ भी थी। तो उनके साथ बैठ के मुझे लगभग 50 रुपीज़ के आसपास लगे और एक 8 किलोमीटर के आसपास जो दूर जगह थी एमाज होम स्टे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे उतार दिया। और उसके बाद एमाज होम स्टे के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे रहने का चार्ज लगभग 1200 रुपीज़ के आसपास था। इसमें सिर्फ रहना इंक्लूडेड था और खाने के लिए उन्होंने मुझे पूरा का पूरा मेन्यू दिया था। तो मैंने वहाँ पे जो भी लोकल कुजीन्स थी A to Z मैंने सब मंगवा ली थी और मैंने सब टेस्ट करी। खाना अमेजिंग। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप पारो आते हैं, है ना, और अगर आप भूटान किसी भी सेंस में आते हैं तो आप होम स्टे का मज़ा ज़रूर लीजिए। लोकल कुजीन का जो मज़ा है वो होम स्टे में ही आएगा। जो लोकल लोग हैं वही अपना फार्म प्रोड्यूस जो है उसी से वो फ्रेश आपको एकदम ला के देंगे चीज़ें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भूटान आएँ तो होम स्टे का मज़ा ज़रूर लें। तो बस एमाज होम स्टे में रात गुजारने के बाद सुबह मॉर्निंग में मैं निकल गया था पारो सिटी की तरफ और उसके बाद मैंने पारो सिटी को घूमना शुरू किया। पर जाने से पहले मुझे वहाँ जो ओनर थे एमाज होम स्टे के वो मिल गए। घंटा रख दीजिए आप। ये हमारे सर हमारे साथ। हाँ, धन्यवाद। आगे आगे सर आगे। 3 घंटा आपको तो पारो शहर में पहुंचने के बाद मुझे दिखा कि यहाँ पे मॉर्निंग का समय था और काफ़ी लोग जो थे वो पूजा अर्चना के लिए आ रहे थे। तो बस मैं भी यहाँ पे आया। काफ़ी पीसफुल माहौल था और इसी के राइट साइड में मुझे एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री दिख रही थी। तो बस मैं इसके राइट साइड में निकल गया और इसके राइट साइड पे निकलने पे मिले मुझे ये खूबसूरत नज़ारे और यहाँ से आपको पूरे के पूरे पारो सिटी का व्यू मिलेगा। और आप देखिए पारो सिटी में ये जो नीचे आपको नदी दिख रही है, मैं इसी नदी को फॉलो करते करते इस ऊपर वाले टॉप स्पॉट तक आया था और मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये नज़ारा था। पूरा पारो शहर मेरी नज़रों के सामने था, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और आप सामने देखिए आपको बिल्कुल बर्फ़ के पहाड़ एकदम दिखते रहेंगे पारो सिटी से और ये आपको दिख रहा है पारो रेम्पोंग जोंग। और धीरे धीरे करके मैं इस जोंग के पास में आता चला गया। जो एंट्री थी एक्चुअली में मैंने वो एंट्री नहीं ली और मैं इस पारो रिम्पोंग जोंग को एक अलग रास्ते से अप्रोच कर रहा था। और जब मैं पारो रिम्पोंग जोंग में पहुंच गया तो ये जो आप दीवार देख रही हैं इस फ़ोटो में, मैं इसी दीवार पे चल रहा था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। और ये देखिए ये पीछे से पूरा का पूरा नज़ारा है पारो रिम्पोंग जोंग का। अब जो रिम्पोंग जोंग है उसके अंदर भी आप फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते, तो बस मैं अंदर गया तो था पर मैंने कोई फ़ोटोग्राफ़ी अंदर नहीं की थी। और अब ये देखिए ये पीछे से है पूरे के पूरे पारो रिम्पोंग जोंग का नज़ारा और वहाँ से पूरे के पूरे पारो शहर का खूबसूरत नज़ारा। तो देखिए कितना ज़्यादा पीसफुल, कितना ज़्यादा अच्छा और कितना ज़्यादा मनमोहक लग रहा है शहर पारो रिम्पोंग जोंग के इस पोर्शन से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पारो की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आपको घर जो हैं वो एकदम ज़्यादा डेंसिटी में नहीं दिखाई देंगे। तो पारो रिम्पोंग जोंग को विज़िट करने के बाद मैं पारो काफ़ी हद तक घूम चुका था और मुझे पता चला कि पारो में एक फ़ोर्ट भी है, पर वो जो है वो काफ़ी शहर से दूर है और उसके लिए परमिशंस वगैरह भी चाहिए होती हैं। तो मैं उस फोर्ट को मैंने नहीं देखा और उसके बाद मैंने भूटान पूरा घूमने के बाद अपना जो सफ़र था वो पारो में ख़त्म किया। और उसके बाद मैंने पारो से ही अपना जो बुकिंग थी वो डायरेक्टली मैंने करी आपका फुइनशॉलिंग के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पारो से फुइनशॉलिंग डायरेक्ट बसेस चलती हैं, तो बुकिंग आपको टाइम से करनी पड़ती है। पर मैंने वापसी के लिए कैब का सहारा लिया और मैंने कैब करी थी फुइनशॉलिंग के लिए। और रास्ते में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फुइनशॉलिंग आपका भूटान में ऐसा रहता है कि रोड रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो कोशिश करिएगा कि अगर आप पारो में हैं और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में, है ना, अर्ली मॉर्निंग अपनी वापसी कर लें, क्योंकि अगर आप दिन में करते हैं तो चांसेस ये हैं कि आप देर रात में ही फुइनशॉलिंग पहुंचेंगे। तो इसी के साथ मेरा पारो का सफ़र समाप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों, यही था पारो रिम्पोंग जोंग और पारो टाकसांग मोनेस्ट्री। और इसी के साथ जो घूमे वही पहाड़ी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।